हेलो स्टूडेंट्स। तो जिनका एग्ज़ाम आपका 13 से 20 जून में होना है एसएससी एमटीएस का, उनके लिए यहाँ पर आपको डेली आपको दोपहर में एक जीके जीएस की वीडियो और शाम में आपको इंग्लिश की मिल जाती है। तो आपको लगातार इस सीरीज़ को फॉलो करना है, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। और ऑलमोस्ट इससे हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा जब आप लोग साथ देते रहेंगे, और दोनों वीडियोज़ को आपको पूरा वॉच करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका जीएस में कि 2023 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो अगर 2023 में बात कर लें एशिया कप की मेज़बानी की, तो एशिया कप 2023 की जो मेज़बानी है ये पाकिस्तान के पास रहने वाली, यानी पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2023 में एशिया कप की मेज़बानी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रिंक किस खेल से संबंधित है। अगर यहाँ पर रिंक की बात करें कि किस खेल से संबंधित है, तो स्केटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका एक रिंक में खेला जाता है। स्केटिंग आपका हो गया, आइस हॉकी हो गया, या कर्लिंग के लिए आपका रिंक बर्फ का एक संलग्न क्षेत्र होता है। यानी रिंक की बात करें कि आपका होता क्या है, तो आपका एक बर्फ से संलग्न क्षेत्र होता है जिसमें कि आपका स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे खेल खेले जाते हैं। तो आपका ये पूछा गया था कि किस खेल से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन में स्केटिंग या आइस हॉकी वगैरह दिया होगा। नेक्स्ट है आपका कि कुतुब मीनार किस शैली में बना हुआ है। अगर कुतुब मीनार की बात करें कि किस शैली में बना हुआ है, तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि कुतुब मीनार शैली में निर्मित आपका किया गया है, तो इंडो इस्लामिक शैली हो जाएगा। आपकी बात करें तो एक मीनार और विक्ट्री टावर है, जो कि कुतुब मीनार परिसर का हिस्सा है, जो कि दिल्ली के सबसे पुराने गढ़वाले शहर लाल कोट की जगह पर आपका स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो आपकी तोमर राजपूतों ने की हुई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि आईसीसी मेंस टी20 में आपका भारत का कप्तान कौन था। तो आईसीसी अगर मेंस टी20 की बात करें, भारत के यहाँ पर कप्तान कौन रहे हुए थे, तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी आपका टी20 जो आपका विश्व कप है 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। लेकिन इसका आंसर जानने से पहले जिन लोगों ने अभी तक आपका ये पीडीएफ परचेज़ नहीं किया, यानी जिनका 13 से लेकर के 20 जून में आपका एग्ज़ाम है, और आप लोगों ने ये रामबाण पीडीएफ नहीं खरीदी हुई है, जिसमें कि आपको 2 से 19 मई तक सभी शिफ्टों के, यानी 39 शिफ्टों के 1000 प्रश्नों के आपके जो जीके जीएस के हैं उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में तैयार कर दिया गया है, और जिसका शुल्क आपका मात्र 20 रुपये रखा गया है, जो कि 13 से 20 जून आपके होने वाले एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको परचेज़ करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर ये पीडीएफ दे दी जाएगी। शुल्क आपका मात्र 20 रुपये है, और जो आपको 1000 प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ ये था कि आईसीसी जो महिला टी20 विश्व कप होगा 2022 का, वह कहाँ पर आयोजित होगा। तो इसका आपका 12वां संस्करण आया हुआ था, जो कि 2022 में आपका आईसीसी का जो आपका यहाँ पर टी20 हुआ था महिला वाला, इसका आपका 12वें संस्करण था, जो कि मार्च और अप्रैल में 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। यानी न्यूजीलैंड में आपका आयोजित किया गया था 2022 का आईसीसी महिला आपका वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है आपका कि मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख के लिए उपयोग किया जाता है। अगर मस्तिष्क की बात करें यहाँ पर, तो आपका अमिगडाला जो होता है, अमिगडाला आपका होता है प्राथमिक मस्तिष्क क्षेत्र होता है, जो कि भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया के साथ भूख को भी आपका नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर आपको मेडुला वगैरह बोला जाता है। बाकी ठीक है, आपका किशोरावस्था और वयस्क मोटापे आपके बढ़ जाते हैं, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर इसी तरह के मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि के एल और एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो के एल और एम की अगर बात करें, कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की बात करें आपको, तो के कोष में आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। वहीं आपकी अगर बात करें एक सेल या दूसरी कक्षा में आपकी 8 हो सकती है। एम सेल की बात करें आपका एल में 8 होती है, और एम की बात करी जाए तो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एम कोष में आपके 18 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 76 का संबंध किससे। अगर अनुच्छेद यहाँ पर 76 की आप बात कर लें, तो आपका इसके तहत महान्यायवादी से संबंधित होता है। यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद 76 है, यह भारत के महान्यायवादी के पद से संबंधित है। इसमें आपका उल्लेख किया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा, जो कि भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के तौर पर काम कराएगा, और वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। तो अनुच्छेद आपका 76 पूछा गया था, जो कि आपका महान्यायवादी से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा रहती है कि आप लोगों को बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट यहाँ बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली 2 क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बस आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। आप वीडियो को लाइक तो आपको हर वीडियो करनी है, अगर आपने इसे नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको ज़रूर कर लेना है। बाकी आपको हर अपडेट और जो भी आपको सारी चीज़ें होंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलती रहेंगे, जिन दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आपको जुड़ जाना है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो यहाँ पर अगर राष्ट्रीय आय की बात कर ली जाए तो मोस्टली आपका वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक वर्ष में आपका जो देश के अंदर सारी उत्पादित वस्तुएं होती हैं एक्चुअली, यानी किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है आपकी राष्ट्रीय वृद्धि का एक आपका आय संकेत होता है, जो कि राष्ट्रीय के आंकड़ों में आपका यह जाना जा सकता है कि आपके जो किसी देश की विकास किसी गति से आपका हो रहा है, तो ये आपका राष्ट्रीय आय की गणना यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम यानी कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 के, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीते हुए थे। तो कॉमनवेल्थ आपका जो 2022 में होता है, आपके कुल एथलीटों ने जो कुल पदक जीते हुए थे वो आपके 61 यानी कि 61 थे, जिसमें कि 22 आपके स्वर्ण यानी कि गोल्ड, 16 आपके सिल्वर यानी रजत और 23 आपके कांस्य पदक प्राप्त हुए थे। तो 23 आपका ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर हो जाएगा, और ये बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर आपका आयोजित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया हुआ था। अगर पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो 1784 इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और जिसका नाम आपका है जो पिट्स इंडिया एक्ट का, वो ब्रिटेन के जो उस समय प्रधानमंत्री रहे हुए थे, यानी ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे आपके विलियम पिट के नाम पर आपका यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट ये रखा गया था। तो 1784 यानी 1784 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है कि 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। तो 2011 की जनगणना की अगर बात कर लें तो इससे आपका ये पता चलता है कि भारत की जो जनसंख्या अनुपात है आपका 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 आपकी महिलाएं शामिल है। तो आपका लिंगानुपात जो होता है 1000 पुरुषों में आपकी महिलाओं की संख्या आपकी होती है। नेक्स्ट है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है। अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर लें तो यह आपका केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा जिले में स्थित है, जो कि गुजरात में आता है। और नर्मदा जो है आपका भारतीय राज्य गुजरात का एक ज़िला है, जिसमें कि आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। यह 182 मीटर ऊंची है, और यह प्रतिमा जो है भारत के लौह पुरुष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के आपके जन्मदिन पर मनाई जाती है। और इन्हीं के जन्मदिन आपका 31 अक्टूबर को हुआ था, जिसके दिन आपका राष्ट्रीय एकता दिवस यानी यूनिटी डे मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को ये आपको ईसाइयों का एक त्यौहार हैलोवीन डे मनाया जाता है, जो कि इसमें भूतों का गेटअप लेते हैं लोग। तो हैलोवीन भी आपका BSSC MTS एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो अन्नामुडी यहाँ पर है, जो कि भारतीय राज्य केरल में स्थित है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है आपकी 2695 मीटर यानी 8843 फीट है, और इडुक्की जिले और अरुणाचलम जिले की सीमाओं पर आपकी स्थित है। तो आपकी यह इडुक्की जिले और अर्नमकुला जो कि है जिलों के सीमाओं पर स्थित है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह चोटी जो है आपकी एशिया की सबसे बड़ी जीवित एशियाई हाथी आबादी के साथ साथ नीलगिरी तहर और गौर का घर है। तो नीलगिरी तहर परियोजना भी एक बार पूछी जा चुकी है कि जो नीलगिरी तहर परियोजना है वह भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपकी नीलगिरी तहर जो है ये भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। SSC में यह भी क्वेश्चन आपके CHSL के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले बंदरगाह कहाँ पाया गया। तो लोथल आपका हो जाएगा, जो कि लोथल का जो उत्खनन है आपका स्थल सिंधु सभ्यता का एकमात्र आपका यहाँ पर बंदरगाह शहर रहा हुआ है। और जो लोथल है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए आपका प्रसिद्ध है। लोथल की बात करें तो आपकी साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवे नदी के बीच में स्थित है, और जो कि आपकी चावल की खेती जो है लोथल के हड़प्पा स्थल से यहाँ पर जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका आगे दिया हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज का संचालन कौन करता है। अगर यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें आपका किसका संचालन किसके द्वारा होता है, तो शेयर बाजार के पूरे जो काम की निगरानी होती है आपका स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के द्वारा करी जाती है। सारी चीज़ों के जो आपका यहाँ पर होता है लेखा जोखा स्टॉक एक्सचेंज का वो सेबी के पास में होता है। यहाँ पर सेबी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका कि तापी नदी के बेसिन में कौन सा राज्य स्थित है। अगर तापी नदी की बात करें कि इसके बेसिन में कौन सा राज्य स्थित है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तापी नदी के बेसिन पर स्थित है। और तापी नदी मध्य भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक आपकी नदी है, जो कि अरब सागर में मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश में दक्कन के पठार से गाविलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है और फिर पश्चिम की ओर बहने लगती है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 700 किलोमीटर रहती है और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश राज्यों से होकर के बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो अन्य नदियाँ हैं उसमें आपकी नर्मदा भी आती है, साबरमती होती है, माही होती है, लूनी होती है और पेरियार नदियाँ, ये सारी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा महल किस शहर में स्थित है। अगर हवा महल की बात कर लें तो आपका जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर हवा महल स्थित है, हवा महल का जो आप है पैलेस ऑफ ब्रीज के रूप में जाना जाता है। हवा महल को ही आपका पैलेस ऑफ ब्रीज कहा जाता है, जिसके निर्माण की बात करें तो 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था। महाराजा सवाई जय सिंह प्रताप के द्वारा करवाया गया था और लालचंद उस्ताद जो थे उन्होंने आपका डिज़ाइन आपका तैयार किया हुआ था। लालचंद उस्ताद ने राजपूतों वास्तुकला शैली में बनाया गया था। और आपका राजमहल जो आपका हवा महल है, राजस्थान के झुंझुनू में खेतड़ी महल से प्रेरित रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी किस मंत्रालय के तहत आता है। तो महिला बाल विकास मंत्रालय यानी ICDS आपका हो जाएगा, जिसके तहत आपका आंगनवाड़ी कार्य करता है। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी का आपका मंत्रालय पूछा गया था, तो आपका महिला एवं बाल विकास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत आपका आंगनवाड़ी आपका आता है। नेक्स्ट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का पर प्रतिबंध जो है आपका कब लगाया गया था। 1 जुलाई 2022 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2022 होगा, जब सिंगल यूज प्लास्टिक पर आपका बैन लगा दिया गया था। इसको आपको बेचने और बनाने और इस्तेमाल पर भी पाबंदी लग गई थी। और इस यानी कि इसका मतलब था आपका कि इनको आयात या निर्यात यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपका ये पॉल्यूशन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि रोजगार कार्यक्रम किस मंत्रालय ने चलाया हुआ था। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा रोजगार कार्यक्रम मंत्रालय आपका चलाया गया था। नेक्स्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, यानी कि जो दूसरी पंचवर्षीय थी 1956 से लेकर के 1961 तक, ये आपकी दूसरी किस पर आधारित थी। तो पहली की बात करें तो पहली तो आपकी हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, सभी को पता होगा। और दूसरी आपकी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली आपकी हैराल्ड डोमर, दूसरी महालनोबिस पर आधारित थी। इसमें आपके नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपका बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास करना था, और साथ साथ आपसे इसका तेज़ी से औद्योगिकीकरण भी आपका रखा गया था। बाकी 1956 में आपकी जो औद्योगिक नीति है, आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के लिए आपके प्रतिरूप की स्थापना का स्वीकार किया। और प्रोफेसर जो PC महालनोबिस थे, वो इस मॉडल के आपके वस्तुकार रहे हुए थे। और ये मूल रणनीति थी, यानी भारी उद्योगों और सेवाओं पर आपका खर्च होना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपको आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक अभी भी ना किया हो, तो प्लीज़ आप लोग कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग भी सपोर्ट करते रहें, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कुछ हम यानी कि बेहतर से बेहतर लाने का आप लोगों के लिए प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी आपको हर अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग का जो गठन है आपका 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में आपकी की गई थी। और वकार उल मुल्क की आपकी बात करें तो ये आपके मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष यहाँ पर वकार उल मुल्क रहे हुए हैं। और इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था तथा स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया हुआ था। और अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपायों और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग भी इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आगे कि किसी कोशिका में होने वाले सभी अपक्रिया के कुल योग को क्या कहा जाता है। तो किसी कोशिका में आपकी जो सभी अपक्रियाएं होती हैं उनके योग को आपका उपापचय कहा जाता है। यानी किसी कोशिका में होने वाली सभी अपक्रियाओं के योग को उपापचय कहते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आपके नए कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और उपापचय अपक्रिया उपापचय या कृत्रिम हो सकती हैं, जिसमें कि अणुओं और संश्लेषित करने के लिए ऊर्जा का आपका उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है कि मोहिनी अट्टम किस हिंदू भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आपका मोहिनी अट्टम नृत्य समर्पित है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम आपका भगवान विष्णु के स्त्री रूप यानी मोहिनी शब्द से लिया गया। और डॉक्टर सुनंदा नायर का आपसे पूछ लिया जाए किससे संबंधित हैं, तो इन्होंने मोहिनी अट्टम में मास्टरी डिग्री हासिल करने वाली पहली आपकी महिला बनी हुई जिन्होंने मोहिनी अट्टम में आपकी डिग्री हासिल की हो। तो डॉक्टर सुनंदा नायर ये ऐसी पहली भारतीय हैं जिन्होंने मोहिनी अट्टम में आपके मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। तो ये जो है आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे जो कि आपके पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं। बाकी जो कि आपको बता चुके हैं। तो जिन लोगों ने आपका पीडीएफ ना लिया हो, आपका 2 से 19 मई तक का 39 सभी शिफ्टों का, वो ले लें। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, शुल्क मात्र 20 रुपये। आपको 1000 प्रश्न जो है आपको यहाँ पर जो 1000 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।